तो शुभ समाचार की शुभ शुरुआत सीमा पर शक्ति कवच के साथ करते हैं। राजस्थान के जैसलमेर जिले में स्थित तनोट माता मंदिर न केवल एक धार्मिक धाम है, बल्कि आस्था और अटूट विश्वास का एक ऐसा पवित्र धाम है। यहाँ आस्था और राष्ट्रभक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। इस भूमि पर भारतवासियों की सुरक्षा के लिए खुद मां विराजित है, ऐसा लगता है। ये वही मंदिर है जहां 1965 की जंग में पाकिस्तान के 450 बम गिरे थे, लेकिन एक भी फटा नहीं। इस मंदिर के चमत्कारों को स्थानीय लोग ही नहीं बल्कि बीएसएफ के जवान भी मानते हैं। किसी भी जंग में जाने से पहले इस मंदिर में माथा टेकना अनिवार्य है, एक परंपरा है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सुरक्षा कारणों के चलते यहां दर्शन पर अस्थायी तौर पर रोक लगा दी गई थी, लेकिन अब भारत पाक सीमा पर मौजूद तनोट माता का मंदिर फिर से दर्शन के लिए खोल दिया गया है। 3 तस्वीरें आपको टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। इस प्रकार से आप दोबारा दर्शन कर सकते हैं माता तनोट के, जो न सिर्फ आम जन की श्रद्धा का विषय बल्कि तमाम जवान भी यहाँ पर पहुंचते हैं। अद्भुत दरबार, जहां प्रताप और पन्ना को जन्म देने वाली मरुधरा की मिट्टी में राष्ट्रभक्ति के चंदन के साथ साथ मां भवानी की आस्था के रंगों का मेल भी नजर आता है। मां जगदम्बा का ये धाम श्रद्धा और शौर्य की कहानियों से पगा ऐसा तीर्थ स्थल है, जहां आकर देवी मां और मातृभूमि में आस्था रखने वाले समान भाव से शीश झुकाते हैं। ये राजस्थान में पाकिस्तान से लगी 1000 किलोमीटर लंबी रेतीली सीमा पर जैसलमेर से लगभग 125 किलोमीटर दूर बना तनोट राय मंदिर है, जहां पूरी भव्यता और दिव्यता के साथ विराजती हैं तनोट की मां भवानी। ये वही मंदिर है जहां पर 1965 की जंग में पाकिस्तान के 450 बम गिरे थे, लेकिन एक भी नहीं फटा। इस मंदिर के चमत्कारों को स्थानीय लोग ही नहीं बीएसएफ के जवान भी मानते हैं। किसी भी जंग में जाने से पहले इस मंदिर में माथा टेकना यहाँ की परंपरा है। आस्था का एक ऐसा दर जहां भक्ति है, शक्ति है, वतन के रखवालों की अटूट श्रद्धा है, तो मां भवानी की उन पर विशेष कृपा है। मां जगदम्बा का ये वो धाम है जो किसी चमत्कार से कम नहीं, जहां देवी मां और मातृभूमि में आस्था रखने वाले समान भाव से शीश नवाते हैं। जहां आज भी बीएसएफ के जवानों की सुबह मां के दर्शन पूजन से होती है, तो शाम मां की आरती से। राजस्थान की रणभूमि में जैसलमेर से करीब 120 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है तनोट माता का ये मंदिर, जहां पूरी भव्यता और दिव्यता से विराजती हैं मां भवानी। पाकिस्तान बॉर्डर से इसकी दूरी महज 20 किलोमीटर है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सुरक्षा कारणों के चलते आम भक्तों के लिए माता के दर्शन पर स्थायी रोक लगा दी गई थी, लेकिन भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर के बाद हालात सामान्य होते ही मां का ये मंदिर एक बार फिर भक्तों से गुलजार हो उठा है। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव की बर्फ पिघलने के बाद स्थितियां तेजी से सामान्य हो रही है। जोर मंदिर तनोट का जो है भारत पाक सीमा पर स्थित है, विख्यात तनोट माता जी मंदिर है, जो युद्ध की परिस्थिति थी उसमें बंद कर दिया था श्रद्धालुओं के लिए। हालांकि बीएसएफ द्वारा अपनी नियमित पूजा अर्चना आरती वो लगातार जो भी की जा रही थी, क्योंकि बीएसएफ के जवान इसके पुजारी हैं, तो बीएसएफ द्वारा जो नियमित पूजा अर्चना की जा रही थी वो रेगुलर चल रही थी, लेकिन श्रद्धालुओं के लिए पूरी तरह मंदिर बंद किया गया था। रामगढ़ के बाद पूरी तरह आवाजाही बंद थी, लेकिन अब जब दोनों देशों के बीच स्थितियां तेजी से सामान्य हो रही है और आवाजाही जो है सीमा की तरफ भी अब जो है खुलने लगी है, जहां पुलिस ने भी अपनी नाका पॉइंट को हटा दिया है। भारत पाकिस्तान सीमा पर लोंगेवाला पोस्ट पर हर सुबह जवानों की सुबह मां भवानी की पूजा के साथ शुरू होती है। बीएसएफ के जवान तनोट माता के मंदिर में भजन गाते हैं और आरती करते हैं। ये सिलसिला 1965 की उस जंग के बाद से लगातार चला आ रहा है, जब मुट्ठी भर जवानों ने दुश्मनों के दांत खट्टे कर दिए थे।
बताया जाता है कि 1965 की जंग में पाकिस्तान के गिराए गोले बारूद की आवाज से पूरा रेगिस्तान दहल उठा था, लेकिन तनोट माता के मंदिर पर गिरे 450 से ज्यादा गोले बेअसर हो गए थे। उस रोज तनोट की भूमि पर न तो कोई गोला फटा और न किसी का बाल बांका हुआ। 1971 की जंग में माता के चमत्कार ने एक बार फिर वतन के रखवालों की सुरक्षा की। बताया जाता है कि पाकिस्तान ने मंदिर परिसर और आसपास के क्षेत्रों में करीब 3000 बम गिराए, लेकिन एक भी बम नहीं फटा। माता न सिर्फ इस इलाके में लेकिन आसपास के राज्यों से भी लोग बाग आते हैं, श्रद्धालु आते हैं और भारी मात्रा में आते हैं। और सीमा सुरक्षा बल के लिए तो गर्व की बात है कि उनको ये इस तनोट माता की पूजा और सारा व्यवस्था करने का जिम्मा मिला हुआ है, और उसको हम पूरी श्रद्धा से निभाते हैं। हमारे सभी साथी श्रद्धा से निभाते हैं और सभी में एक आस्था की भावना होती है। बिल्कुल लेते हैं, क्योंकि आपको पता है, हिस्ट्री पता है, 1965 की बात हो, 71 की बात हो या उसके बाद की बात हो, इसलिए निसंदेह उनमें एक आस्था श्रद्धा तो है। कहते हैं इस चमत्कार को देखकर भारतीय सेना के जवान जोश से भर उठे। तनोट माता में उनकी आस्था विश्वास में बदल गई। 1965 की जंग के बाद सीमा सुरक्षा बल का गठन हुआ। बीएसएफ ने यहाँ अपनी चौकी स्थापित की और तभी से तनोट माता मंदिर की देखभाल खुद बीएसएफ करने लगी। आज भी हर शाम मंदिर में पूजा अर्चना और आरती बीएसएफ के जवान पूरी श्रद्धा और भक्ति से करते हैं। जैसलमेर से विमल भाटिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, जैसलमेर में भारत पाक सीमा से सटा है तनोट गांव। यहाँ मौजूद मातेश्वरी तनोट राय का मंदिर पूरी दुनिया में मशहूर है। देश भर से भक्त यहाँ माता के दर्शन के लिए आते हैं। पाकिस्तान बॉर्डर से महज 20 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद इस मंदिर में पाकिस्तान के खिलाफ 1965 और 1971 के युद्ध में मां की शक्ति का चमत्कार देखने को मिला। बिल्कुल, देखिए, पाकिस्तान की ओर से दागे गए हजारों बम निष्क्रिय हो गए थे और इसी वजह से तनोट माता को युद्ध वाली देवी के रूप से भी जाना जाता है। बीएसएफ के जवान मंदिर की देखरेख बाकायदा करते हैं और मां के अद्भुत चमत्कार को देखकर पाकिस्तान का तत्कालीन ब्रिगेडियर यानी शहनवाज खान भी मां के चरणों में नतमस्तक हो गया। कहा जाता है कि भारत से सरकार से अनुमति के लिए शहनवाज खान ने 2.5 साल इंतजार किया और मां को चांदी का छत्र भी चढ़ाया। मान्यता है कि तनोट माता हिंगलाज माता का ही एक रूप है। वहीं हिंगलाज माता, जिनका स्थान पाकिस्तान के बलूचिस्तान में मौजूद है और इसे देवी के 51 शक्तिपीठों में गिना जाता है। बिल्कुल गुंजन, और देखिए कमाल की बात देखिए कि भले ही हिंगलाज भवानी जो है भारत की सरहदों के पार बसती हो, लेकिन बात जब उसी पाकिस्तान से टकराने की आई तो जैसलमेर के तनोट में वो भारत के रणबांकुरों की ढाल बनते हुए हमेशा नजर आएंगे। और अब आपको ये वो देवी हैं जिन्होंने एक बार नहीं बल्कि बार बार पाकिस्तान की फौज को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया था। मरुभूमि में तनोट माता को आवड़ माता के नाम से भी पूजा जाता है। तनोट माता को 51 शक्तिपीठों में से एक हिंगलाज माता का अवतार माना गया है। वहाँ पर गिरे थे, 1965 की बात करें या 1971 की बात करें, करीबन 450 बम तो उस परिसर में गिरे थे जो तनोट का परिसर है, लेकिन उसमें जो ज्यादातर बम है वो फटे नहीं, और कुछ फटे भी तो उससे कोई नुकसान नहीं हुआ। तो इन सब चीजों से लोगों में ये सदा जागी है कि वहाँ पर जो बचे हैं या हमारी जमीन हम बचा पाए तो तनोट माता की एक बड़ी कृपा रही है। उस दिन के बाद से ये मंदिर बम वाली माता के मंदिर के नाम से मशहूर हो गया। इससे भारत के मतलब हर प्रांत से, हर कोने से मंदिर में दर्शन करने के लिए, अपनी मनोकामना पूर्ण होने पर अपनी श्रद्धा जाहिर और दर्शन करने के लिए भारत हर कोने से आते हैं। 1965 के युद्ध के बाद सीमा सुरक्षा बल की स्थापना हुई और बीएसएफ ने यहाँ अपनी चौकी स्थापित कर इस मंदिर की पूजा अर्चना और व्यवस्था का कार्यभार अपने कंधों पर ले लिया। बाद में यहाँ एक विजय स्तंभ भी बनवाया गया। आज भी इस मंदिर के नजदीक शान से खड़ा ये स्तंभ भारतीय सैनिकों की वीरता की याद दिलाता है। मंदिर में पूरे विधि विधान के साथ माता की पूजा अर्चना की जाती है। देश भर से श्रद्धालु नतमस्तक होने मां के दर पर पहुंचते हैं। जितना मशहूर मां का ये मंदिर है, उतनी ही मशहूर है यहाँ की आरती। कहते हैं कि देवी माँ की जैसी जोशीली आरती यहाँ होती है, वैसी दुनिया में कहीं और नहीं होती।
तनोट माँ का ये मंदिर भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अपने चमत्कारों के लिए प्रसिद्ध है। तनोट माता के प्रति सैनिकों के साथ साथ आम लोगों की भी अटूट आस्था है। तनोट माँ को उनके भक्त रुमाल वाली देवी के नाम से भी जानते हैं। दरअसल यहाँ कई सालों से ये मान्यता है कि यहाँ रुमाल बांधने से हर मनोकामना पूर्ण होती है। ऐसे में माँ के प्रति अगाध आस्था रखने वाले भक्त मंदिर में अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए रुमाल बांधते हैं और मनोकामना पूरी होने के बाद भक्त माँ का आभार व्यक्त करने के लिए यहाँ आकर रुमाल खोलते हैं। मंदिर परिसर में लाखों ऐसे श्रद्धालुओं के रुमाल बंधे हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए अब भारतीय सेना में राष्ट्रभक्ति और भक्ति के गहरे संबंध को आपको दिखाते हैं। आस्था भक्ति से जवानों को शक्ति मिलती है। हम आपको जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान सीमा के पास तैनात राजपूत रेजिमेंट के जवानों से मिलवाते हैं। इनका जोश और जज्बा देखने लायक है। देश की सुरक्षा में तैनात ये जवान वीर हनुमान के जयकारे लगाते हैं और भारत माता की विजय के तराने भी गाते हैं। वो वीर हैं जिनका आदर्श वाक्य, जिनका मूल मंत्र है बोल बजरंग बली की जय। और मेरे साथ यही वीर इस समय यहाँ पर हैं जिनसे हम बात करेंगे। बजरंग बली की जय, बजरंग बली की जय, बजरंग बली की जय, हनुमान का हूँ प्यारे, हनुमान का हूँ प्यारे हूँ, ये राजपूत रेजिमेंट का मूल मंत्र आदर्श वाक्य है। एक लंका दहन हनुमान जी ने किया था। एक राजपूत रेजिमेंट की इस टुकड़ी ने आतंक की लंका का दहन किया, जिसकी तस्वीरें हम आपको इस समय दिखा भी रहे हैं। मेरे साथ वो टुकड़ी और उस टुकड़ी के कमांडर हैं। मेजर साहब, आपको टास्क क्या दिया गया था? हमारा टास्क पाकिस्तान की उन 4 पोस्टों को बर्बाद करना था जिन्होंने हमारे रिहायशी इलाके और भारतीय सेना की पोस्ट पर कारगर फायर डाला। तो पाकिस्तान की तरफ से सिविलियन इलाकों पर भी बमबारी हो रही थी और आपके मिलिट्री लोकेशंस पर भी बमबारी हो रही थी। आपको उसे ध्वस्त करने का टारगेट दिया गया। आपने उसको कैसे अचीव किया? आपने अपना एक्वायर कैसे किया टारगेट को? हमने उन 4 पोस्टों को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वेपन्स की मदद से सभी पोस्टों को मिट्टी में मिला दिया। क्या आपके पास कोई असेसमेंट है उस ऑपरेशन के बाद नुकसान क्या हुआ है उस पार? हमारे ईंट सूत्रों के मुताबिक तकरीबन 18 से 20 लोग जो पाकिस्तानी आर्मी के कैजुअलिटीज हमने किए हैं एक ऑपरेशन में। जी, ये है वो वीर। इनके हथियार अगर आप देखें तो एक तरफ RL यानी रॉकेट लॉन्चर भी है, दूसरी तरफ उनकी AK सीरीज की राइफलें भी हैं और लाइट मशीन गन्स भी हैं, ग्रेनेड लॉन्चर्स भी हैं और इन्फेंट्री वेपन्स जो इन वीरों के पास है, इन्हीं का इस्तेमाल किया गया था। घातक से और घातक बहुत ही घातक वार करने में सक्षम भी है। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद भारतीय सेना ने अपने शौर्य और पराक्रम का एक और वीडियो जारी कर दिया है। अमृतसर से आया ये वीडियो सेना की उस अपार इच्छा शक्ति का प्रमाण देता है। देखिए, जिसकी बदौलत देश के ये सपूत अपनी सरहदों पर आने वाली हर नापाक साजिश को नाकाम कर देते हैं। इसी से जुड़ी हम आपको पराक्रम की 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं। सेना के इस वीडियो में आकाश मिसाइल प्रणाली L-70 एयर डिफेंस गन का प्रदर्शन करता हुए आपको ये जवान नजर आएंगे। जानकारी के मुताबिक अगर हम देखें तो सेना के इस रक्षा घेरे से पाकिस्तान की ओर से नापाक साजिश में अमृतसर के स्वर्ण मंदिर और पंजाब के शहरों को महफूज रखा। यही वो डिफेंस प्रणाली है। स्वदेशी मिसाइल प्रणाली आकाश सहित अगर हम देखें हवा में मार करने वाली मिसाइल है और जिसने पाकिस्तानी ड्रोन हमलों को नाकाम किया पूरी तरीके से, अहम भूमिका निभाई। पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए भारत की ओर से L-70 एयर डिफेंस गन का भी अहम योगदान रहा, जिसकी बदौलत सरहद पार से की गई हर नुकसान पहुंचाने वाली साजिश को पूरी तरीके से नेस्तनाबूद कर दिया गया। आधुनिक, अतिरिक्त एवं उपयुक्त एयर डिफेंस को उपलब्ध कराया और रणनीति के अनुसार गोल्डन टेम्पल को चारों ओर से एयर डिफेंस की सुरक्षा दी गई। 8 मई की सुबह को अंधेरे में पाक ने अनुमान अनुसार ड्रोन और मिसाइल के जरिए से सभी सैन्य एवं सिविल ठिकानों पे और खास तौर पे गोल्डन टेम्पल पे भारी तादाद से ड्रोन का हमला किया। क्योंकि हम इसके लिए तैयार थे, तो भारतीय सेना के आर्मी एयर डिफेंस के सतर्क और सशक्त योद्धाओं ने पाकिस्तान के नापाक इरादों को
पूरी तरीके से ध्वस्त करते हुए ड्रोन और मिसाइल हमले को पूरी तरह से विफल कर दिया और हमने गोल्डन टेम्पल पे एक आंच भी नहीं आने दी। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को तबाह करने वाली मिसाइल ब्रह्मोस की नई पीढ़ी और भी घातक और प्रभावी होगी। ब्रह्मोस एरोस्पेस के पूर्व सीईओ और मशहूर रक्षा वैज्ञानिक डॉक्टर सुधीर मिश्रा ने कहा कि ब्रह्मोस में कई अहम बदलाव किए जा रहे हैं, जिससे इसकी मारक क्षमता में और इजाफा होगा। हिंदुस्तान की सैन्य ताकत का ये वो ब्रह्मास्त्र है जिसने हिंदुस्तान का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया है। ये वो मिसाइल पावर है जो सैकड़ों किलोमीटर दूर दुश्मनों को पलक झपकते ही तबाह कर देता है। ये वो मेड इन इंडिया ब्रह्मास्त्र है जिसे जमीन, समंदर, हवा कहीं से भी दागा जा सकता है और ये दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देकर अपने लक्ष्य को ध्वस्त कर कहीं दम लेता है। ब्रह्मोस एरोस्पेस के पूर्व सीईओ और रक्षा वैज्ञानिक डॉक्टर सुधीर मिश्रा ने कहा है कि ब्रह्मोस की आने वाली नई पीढ़ी की रेंज और मारक क्षमता और भी ज्यादा और घातक होगी। ब्रह्मोस भारत के शक्तिकरण में एक सबसे बड़ा एक स्टेप है, फुट स्टेप है, माइलस्टोन है। और ब्रह्मोस ने हर बार ये सिद्ध किया है कि ब्रह्मोस का कोई जवाब नहीं है। और ब्रह्मोस एक ऐसी रक्षा प्रणाली है, एक ऐसा मिसाइल सिस्टम है जो ज़मीन से, हवा से, पानी से, कहीं से भी यूज़ किया जा सकता है। एक बहुत पोटेंट, एक बहुत ताकतवर ये मिसाइल सिस्टम है। शिप, एयर एंड लैंड तीनों से होने वाला। ब्रह्मोस की सबसे बड़ी खासियत इसका अचूक निशाना है। 290 किलोमीटर दूर अपने लक्ष्य पर यह मिसाइल इतना सटीक वार करती है कि 1 मीटर के दायरे में ही जाकर गिरती है। यानी इसकी अचूक मारक क्षमता के आगे दुश्मन के किसी भी टारगेट को बचाना नामुमकिन है। यही वजह है कि शत्रु को नेस्तनाबूद करने के लिए ये सेना की पहली पसंद बन गई है। बेशुमार खूबियों से लैस ब्रह्मोस की तैनाती हर मोर्चे पर संभव है। ब्रह्मोस को जमीन, समंदर, हवा कहीं से भी दागा जा सकता है। ब्रह्मोस की स्पीड ध्वनि की रफ्तार से 3 गुना ज्यादा होती है। ब्रह्मोस मिसाइल हवा में ही रास्ता बदलने में सक्षम है। ये मूविंग यानी चलते फिरते टारगेट को भी ध्वस्त कर सकती है। ये 400 किलोमीटर दूर तक के टारगेट को तबाह कर सकती है। ब्रह्मोस 10 मीटर से लेकर 15 किलोमीटर की ऊंचाई तक उड़ान भरने में सक्षम है। ब्रह्मोस को इंटरसेप्ट करना किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम के लिए मुश्किल है। डॉक्टर सुधीर मिश्रा के मुताबिक अब तक ब्रह्मोस मिसाइल के 130 टेस्ट किए जा चुके हैं और हर टेस्ट में ये खरी उतरी है कि हम लगभग 130 से ज़्यादा टेस्ट कर चुके हैं और हर टेस्ट में हमने इसकी रेंज, कैपेबिलिटी और जो हम टेक्नोलॉजी चेंजेस लाते हैं वो सारे किए हुए हैं और एक बार भी हम फेल नहीं हुए। और ये भारत और रूस का एक जॉइंट वेंचर है और इस मिसाइल सिस्टम को दुनिया में सबसे बेहतरीन माना जाता है। न्यू जनरेशन ब्रह्मोस को और हल्का बनाने और इसकी रेंज को और बढ़ाने की दिशा में तेजी से काम हो रहा है और इस मिसाइल में कई बदलाव भी किए जा रहे हैं। अभी ब्रह्मोस का वजन 2900 किलो है, लेकिन अब 1260 किलो का वजन तैयार हो रहा है। अभी वजन की वजह से एक लड़ाकू विमान पर एक ही मिसाइल लग सकती है, लेकिन हल्के वजन के बाद एक साथ एक लड़ाकू विमान पर 5 ब्रह्मोस मिसाइल लगाई जा सकती है। अभी इसकी स्पीड आवाज से 3 गुना है, लेकिन आने वाले वक्त में इसकी स्पीड आवाज से 8 गुना तक हो जाएगी। जाहिर है आने वाले समय में ब्रह्मोस से भारत की सामरिक क्षमता में बेहिसाब इजाफा होगा। यहाँ ये जानना भी जरूरी है कि ब्रह्मोस मिसाइल भारत और रूस के साझा मिशन का नतीजा है। भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और रूस की मस्कोवा नदी के नाम पर इसका नाम ब्रह्मोस रखा गया था। इसका पहला सफल परीक्षण 12 जून 2001 को किया गया था। देहरादून से अंकित शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब आपको लेकर चलते हैं चारधाम यात्रा पर। चारधाम यात्रा के लिए भक्तों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। पहाड़ों पर इन दिनों मौसम की मनमानी चल रही है, लेकिन लगातार हो रहे मौसम में बदलाव के बावजूद श्रद्धालुओं के जोश और उल्लास में कोई कमी नहीं है। आस्था और भक्ति की भावना से भरपूर
हजारों लोग हर दिन चारों धाम पहुंच रहे हैं। तीर्थ यात्रियों को कहीं कोई दिक्कत ना हो, वे आसानी से अपने आराध्य के दर्शन पूजन कर सकें, इसका खास ख्याल प्रशासन और मंदिर समिति की ओर से रखा जा रहा है। जगह जगह पर यात्रियों के लिए मेडिकल से लेकर खाने पीने की व्यवस्था की गई है। तो वहीं शिव भक्तों के लिए उत्तराखंड से एक और गुड न्यूज है। चमोली में चतुर्थ केदार रुद्रनाथ मंदिर के कपाट अब खोल दिए गए हैं। या बिल्कुल देखिए, पारंपरिक रीति रिवाज के साथ कल इस मंदिर के कपाट खोल दिए गए और तमाम तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। उत्तराखंड में चारों धाम की तीर्थ यात्रा अपार उत्साह के साथ जारी है। मौसम में लगातार हो रहे बदलाव के बावजूद श्रद्धालुओं के जोश और उल्लास में कोई कमी नहीं है। आस्था और भक्ति की भावना से भरपूर हजारों लोग हर दिन चारों धाम पहुंच रहे हैं। तीर्थ यात्रियों को कहीं कोई दिक्कत न हो और वे आसानी से अपने आराध्य के दर्शन पूजन कर सके, इसका खास ख्याल प्रशासन और मंदिर समिति की ओर से रखा जा रहा है। अक्षय तृतीया के दिन से शुरू हुई चार धाम यात्रा में अब तक 9.5 लाख से अधिक तीर्थ यात्री चारों धाम के दर्शन करने पहुंच चुके हैं। कल यानी रविवार 18 मई को कुल 66,468 श्रद्धालु चारों धाम पहुँचे। सबसे ज्यादा संख्या केदारनाथ धाम पहुँचने वाले श्रद्धालुओं की है। 2 मई को कपाट खुलने के बाद से लगातार रिकॉर्ड संख्या में तीर्थ यात्री केदारनाथ धाम पहुंच रहे हैं। 18 मई शाम 7 बजे तक के आंकड़ों के अनुसार 17 दिनों में 3,80,000 से अधिक तीर्थ यात्री बाबा केदार के दर्शन करने पहुंच चुके हैं। केवल 18 मई को ही शाम तक करीब 24,366 श्रद्धालुओं ने बाबा केदार के दरबार में हाजिरी दी। वहीं बद्रीनाथ धाम पहुंचने वालों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। बद्रीनाथ धाम के कपाट 4 मई को खोले गए थे। इसके बाद से अब तक 2,26,416 से अधिक तीर्थयात्री बद्री विशाल के दर्शन करने आ चुके हैं। रविवार 18 मई को 21,258 श्रद्धालुओं ने बद्रीनाथ धाम पहुंचकर दर्शन पूजन किए। बद्रीनाथ धाम में दिन प्रतिदिन श्रद्धालुओं की संख्या बढ़नी शुरू हो गई है। बद्रीनाथ धाम की जो यात्रा है वो लगातार बढ़ रही है। देश के कोने कोने से श्रद्धालु बद्रीनाथ धाम पहुंच रहे हैं। वही माना जा रहा है इस बार पिछले सारे रिकॉर्ड ध्वस्त हो जाएंगे बद्रीनाथ धाम के, क्योंकि पिछले वर्ष थोड़ी सी यात्रा कहीं न कहीं कमी देखने को मिली थी, लेकिन इस बार पिछले वर्षों के सारे रिकॉर्ड तोड़ एक नया आयाम इस बार बनता हुआ दिखाई दे रहा है। बद्री विशाल के दर्शन के बाद तीर्थयात्री यहां पर नजदीक ही माणा में चल रहे पुष्कर कुंभ में भी शामिल होने पहुंच रहे हैं। वहीं यमुनोत्री और गंगोत्री धाम पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में भी कोई कमी नहीं है। 18 मई को 11,298 तीर्थयात्री यमुनोत्री पहुंचे। करीब 9,500 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने गंगोत्री में गंगा मैया के दर्शन किए। अक्षय तृतीया से कल तक कुल 3,44,605 श्रद्धालु यमुनोत्री और गंगोत्री पहुंच चुके हैं। उत्तराखंड के चार धाम यात्रा मार्ग के मौसम का मिजाज भले ही बदल रहा है और तीर्थ यात्रियों को कभी बारिश तो कभी कड़ाके की ठंड का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन कुदरत से उन्हें कोई शिकायत नहीं। व्यवस्था बेहतर है तो लोगों को सहूलियत हो रही है और तीर्थ यात्रा की इनकी मनोकामना भी पूरी हो रही है। बद्रीनाथ धाम से कमल सिलोरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। भगवान शिव के भक्तों के लिए उत्तराखंड से एक अच्छी खबर है। चमोली में चतुर्थ केदार रुद्रनाथ मंदिर के कपाट अब खोल दिए हैं। भगवान रुद्रनाथ के मंदिर को शिव के 5 केदारों में चतुर्थ केदार माना जाता है। भगवान रुद्रनाथ जी में भगवान शिव के मुख दर्शन होते हैं। पौराणिक मान्यता ये है कि इस मंदिर का निर्माण महाभारत के समय पांडवों ने किया था। उन्होंने इस मंदिर में भाइयों की हत्या के पाप से मुक्ति के लिए भगवान शिव की पूजा की थी। हिमालय की गोद में जोरदार शंखनाद, डमरू और झाज मंजीरे की मधुर ध्वनि के बीच खोले गए भगवान रुद्रनाथ के इस धाम के कपाट। देवभूमि उत्तराखंड की पावन धरती पर एक बार फिर श्रद्धा और भक्ति का दिव्य माहौल देखने को मिला। 5 केदारों में से चतुर्थ केदार भगवान रुद्रनाथ के मंदिर के कपाट शनिवार को ब्रह्म मुहूर्त में वैदिक मंत्रोच्चार और पूजा अर्चना के साथ श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए और इसी के साथ यहाँ पर भगवान रुद्रनाथ के पावन दर्शन शुरू हो चुके हैं। इस कपाट उद्घाटन की प्रक्रिया के अंतर्गत भगवान जी का पूरा जो समाधि होता है, समाधि को हटा के भगवान जी का स्नान करा के, भगवान जी का पूरा घी से, दूध से, दही से स्नान करा के, शर्करा से स्नान करवा के रुद्राभिषेक के द्वारा भगवान जी का अभिषेक किया जाता है। तत्पश्चात भगवान रुद्रनाथ जी का श्रृंगार किया जाता है। उसके बाद भगवान रुद्रनाथ जी की श्रृंगार आरती की जाती है और श्रृंगार आरती करने के बाद सभी भक्तजनों के लिए प्रसाद और पत्र फूल पुष्प वितरित कर दिए जाते हैं।
भगवान रुद्रनाथ का ये धाम समुद्र तल से करीब 3600 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ की कठिन यात्रा और दुर्गम रास्ते भी भक्तों की आस्था को नहीं रोक पाते। उत्तराखंड में केदारनाथ समेत भगवान शिव के 5 मंदिर हैं। इन 5 शिव मंदिरों के समूह को पंच केदार कहा जाता है। मान्यता है कि पंच केदार में भगवान शिव के अलग अलग रूपों के दर्शन होते हैं। रुद्रनाथ धाम में उनकी मुख्य रूप में पूजा होती है। रुद्रनाथ मंदिर में भगवान शिव के बैल रूपी अवतार का मुख प्रकट हुआ था। पौराणिक मान्यता है कि इस मंदिर का निर्माण महाभारत के समय पांडवों ने किया था। उन्होंने इस मंदिर में भाइयों की हत्या के पाप से मुक्ति के लिए भगवान शिव की पूजा की थी। पंच केदार में से एक चतुर्थ केदार भगवान रुद्रनाथ की डोली 16 मई को अपने शीतकालीन गद्दी स्थल गोपेश्वर के गोपीनाथ मंदिर से कैलाश पर्वत के लिए रवाना हुई थी। यात्रा शुरू होने से पहले भगवान रुद्रनाथ की चल विग्रह मूर्ति का अभिषेक किया गया था, जिसके बाद वैदिक मंत्रों के साथ पूजा अर्चना की गई। गोपीनाथ मंदिर से रुद्रनाथ मंदिर की दूरी तय करने में 2 दिन लग जाते हैं। 2 दिनों के इस कठिन यात्रा का पहला पड़ाव लविंठी बुग्याल पड़ता है और दूसरे दिन यात्रा रुद्रनाथ पहुंच जाती है। कपाट खुलने के बाद अब अगले 6 महीने तक आस्था का मेला यहीं लगेगा। यहीं पर भगवान की नियमित पूजा अर्चना की जाएगी। इस दौरान देश विदेश से आने वाले श्रद्धालु इस पवित्र स्थल के दर्शन कर सकेंगे और भगवान रुद्रनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। इसके बाद पंच केदार के द्वितीय केदार मध्यमेश्वर धाम के कपाट खोले जाने की तैयारी है। आज भगवान मध्यमेश्वर की चल विग्रह उत्सव डोली शीतकालीन गद्दी स्थल ओमकारेश्वर मंदिर से रवाना होगी और कल गोंडार पहुंचेगी। इसके बाद 21 मई को डोली के धाम पहुंचने पर भगवान मध्यमेश्वर के कपाट विधि विधान से खोले जाएंगे और सर्दियां शुरू होने तक यहीं उनकी पूजा अर्चना होगी। रुद्रनाथ धाम से कमल नयन सिलोड़ी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। केदारनाथ यात्रा जोर शोर से जारी है, लेकिन इस दौरान कुछ यात्रियों की बीमार होने की भी खबर निकल कर आ रही है, क्योंकि चारों धामों में सबसे मुश्किल इसी धाम की यात्रा मानी जाती है। तो आपको ये हम बता दें कि केदारनाथ यात्रा के दौरान लोगों की सहूलियत के लिए क्या इंतजामात किए गए हैं और यात्रियों को किन बातों का विशेष ख्याल रखना चाहिए ताकि तीर्थ यात्रा सुखद रहे, सुखमय हो और इसमें कोई दिक्कत ना हो। यह आस्था की यात्रा है। बाबा केदार के दर्शन के लिए तपस्या की यात्रा है। उनके प्रति श्रद्धा और विश्वास की यात्रा है। लिहाजा सफर में दुश्वारियां हो तो भी श्रद्धालुओं का जोश और उत्साह उन्हें थमने नहीं देता। लेकिन कई बार सेहत से जुड़ी दिक्कतें इस तीर्थ यात्रा में बाधा बनकर खड़ी हो जाती हैं, क्योंकि धाम तक पहुंचने के लिए आमतौर पर लगभग 16 से 17 किलोमीटर की दूरी पैदल ही तय करनी पड़ती है। ऐसे में जिन लोगों को पैदल चलने की आदत नहीं या फिर स्वास्थ्य संबंधित कोई दिक्कत है, उन्हें इस तीर्थ यात्रा में अक्सर मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। सेहत से जुड़ी समस्याओं से जूझना पड़ता है। लिहाजा तीर्थ यात्रा के दौरान रास्ते में यात्रियों को स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने के लिए इस बार खास व्यवस्था की गई है। सोनप्रयाग से लेकर केदारनाथ धाम तक 16,000 पर मेडिकल सुविधाओं का इंतजाम किया गया है, जबकि गौरीकुंड और केदारनाथ में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी हैं। इन सभी केंद्रों पर मरीजों की मुफ्त में जाँच की जा रही है। इसके अलावा उन्हें ऑक्सीजन और दूसरी सुविधाएं भी दी जा रही हैं। सभी जगहों पर आवश्यक मेडिकल उपकरण भी लगाए गए हैं। सोनप्रयाग से लेकर केदारनाथ धाम तक लगभग 100 डॉक्टर, फार्मासिस्ट और मेडिकल स्टाफ की तैनाती की गई है। केदारनाथ धाम में दर्शन करने वाले यात्रियों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। वहीं दूसरी ओर केदारनाथ यात्रा में बहुत से लोगों को शारीरिक दिक्कतों की भी खबरें आ रही हैं। ऐसी स्थिति को देखते हुए 50 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के लिए स्वास्थ्य विभाग ने खास तौर से एडवाइजरी भी जारी की है। उनसे अपील की जा रही है कि वो अपना हेल्थ चेकअप कराकर ही केदारनाथ धाम की यात्रा करें। अगर उन्हें किसी भी प्रकार की दिक्कत होती है तो डॉक्टर की सलाह लें। स्वास्थ्य विभाग ने अभी तक लगभग 35,000 तीर्थ यात्रियों का मेडिकल चेकअप किया है। यात्रा के दौरान लगभग 18 यात्री मरीजों को एयर एम्बुलेंस के जरिए रेस्क्यू भी किया गया है। इसके अलावा मौसम के हाल को देखते हुए यात्रियों से अपील की गई है कि असुविधा से बचने के लिए वे अपने साथ गर्म कपड़े, रेनकोट, छाता जैसे जरूरी सामान को लेकर यात्रा करें। उत्तराखंड के 4 धामों में सबसे कठिन यात्रा केदारनाथ धाम की ही मानी जाती है। हालांकि अब केदारनाथ पहुंचने के लिए पहले से बहुत ज्यादा सुविधा है। हेलीकॉप्टर सेवा भी उपलब्ध है, लेकिन दुर्गम इलाका होने की वजह से अधिकतर लोगों को पैदल ही यहाँ की यात्रा करनी पड़ती है, तो उन्हें खास सावधानी बरतने की जरूरत है ताकि कोई परेशानी न हो। रुद्रप्रयाग से प्रवीण सेमवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू होने वाली है। ये यात्रा जून से शुरू होगी। सिक्किम में भारत चीन सीमा पर स्थित इस रास्ते पर अब अंतिम तैयारी चल रही है। यहाँ बुनियादी ढांचे का विकास लगभग पूरा हो गया है। लोग सिक्किम के नाथुला दर्रा से कैलाश मानसरोवर की यात्रा कर सकेंगे। साथ ही उत्तराखंड के लिपुलेख से भी कैलाश मानसरोवर यात्रा पर तीर्थयात्री जा सकेंगे।
कैलाश मानसरोवर यात्रा की तैयारियों की ये सबसे ताजा तस्वीर है। भारत चीन सीमा पर सिक्किम के नाथुला पास में कैलाश मानसरोवर यात्रा की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। वीडियो में एक लेक दिखाई दे रहा है जिसके आसपास निर्माण दिखाई दे रहा है। 5 साल के लंबे इंतजार के बाद अगले महीने जून से शुरू होने जा रही कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए सिक्किम के नाथुला दर्रे के इस रूट पर बुनियादी ढांचे का विकास तकरीबन पूरा हो गया है। यात्रियों के लिए बनाए जा रहे आराम केंद्रों की मरम्मत और पुनर्निर्माण अगले 4-5 दिनों में पूरा होने की उम्मीद है। ये मानसरोवर यात्रा चालू हो रही है। अभी मैं 4-5 दिन में इसको हैंडओवर दे दूंगा। हमारे पास 4 बिल्डिंग जो है, जो 2 बेडेड का है, जो सिंगल बेड लगेगा। 4 बिल्डिंग में 28 बंदे बैठेंगे और जो फायर ब्रिगेड में है उसमें एक रूम में 5 बंदे बैठेंगे। टोटल 50-60 आदमी इसमें बैठेंगे। हमारी मेडिकल की व्यवस्था की गई है। मेडिकल की जांच, ऑफिस, डाइनिंग किचन, ये सब हमारा पूरा है, क्योंकि ये फर्स्ट बार यहाँ पे टूरिज्म वाले का ये बिल्डिंग बन रही है। नथुला दर्रा रूट पर यात्रियों के ठहरने के लिए 2 केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं, एक 10,000 फीट की ऊंचाई पर और दूसरा कुपुप रोड पर हंगू झील के पास 14,000 फीट की ऊंचाई पर है। इस सेंटर में 2 5 बिस्तर वाली और 2-2 बिस्तर वाले कमरे होंगे। साथ ही इन तीर्थ यात्रियों के लिए एक मेडिकल सेंटर, ऑफिस, किचन और दूसरी आवश्यक सुविधाएं भी होंगी। 2017 में डोकलाम विवाद और फिर कोविड-19 महामारी की वजह से कैलाश मानसरोवर यात्रा 5 साल से बंद थी, लेकिन अब जबकि 5 साल बाद यात्रा की फिर शुरुआत होने जा रही है तो सिक्किम के लोगों में भी खुशी है कि इससे इलाके का विकास होगा। यात्री के लिए एकदम सेफेस्ट और रोड कनेक्टिविटी भी बहुत अच्छा है और नज़दीक भी है यहाँ से। तो सिक्किम सरकार इसमें पूरा तैयारी में लगे हुए है। पहले यात्री निवास के लिए सिर्फ 2 ही जगह में थे। एक यहाँ पे 17 माइल, ये 10,400 अल्टीट्यूड है, हाइट अल्टीट्यूड ना। फिर उसके बाद में सेराथांग मार्ट बोल के सेराथांग में था। अभी हंगू लेक में भी जोर तौर से अच्छा मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे बनाया गया है। तो ये हम लोग के स्टेट के लिए, सिक्किम के लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि यात्री फिर दोबारा यहाँ से जाएंगे तो यहाँ का इकोनॉमी में भी बहुत अच्छा होगा, बढ़ोतरी होगा। कैलाश मानसरोवर का बड़ा इलाका चीन के कब्जे में है, इसीलिए यहाँ जाने के लिए चीन की अनुमति चाहिए होती है। विदेश मंत्रालय हर साल यात्रा का आयोजन कराता है। हालांकि पिछले 5 साल से चीन कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए भारतीयों को इजाजत नहीं दे रहा था। भारत से कैलाश मानसरोवर जाने के 3 रास्ते हैं। उत्तराखंड के लिपुलेख होकर, यहाँ से मानसरोवर 65 किलोमीटर है। दूसरा सिक्किम के नाथुला से होकर, यहाँ से मानसरोवर की दूरी 800 किलोमीटर है। तीसरा नेपाल की राजधानी काठमांडू होकर, यहाँ से कैलाश मानसरोवर 500 किलोमीटर दूर है। हालांकि इस साल यात्रा 2 प्रमुख मार्गों, उत्तराखंड के लिपुलेख दर्रे और सिक्किम के नाथुला दर्रे से होगी। नेपाल वाले रूट पर भारत और चीन के बीच अनुबंध नहीं है। इस साल कैलाश मानसरोवर की यात्रा में तीर्थ यात्रियों के कुल 15 जत्थे रवाना होंगे। उत्तराखंड से 5 और सिक्किम से 10 जत्थे जाएंगे। हर जत्थे में 50 यात्री होंगे, यानी कुल 750 तीर्थयात्री इस बार पवित्र कैलाश मानसरोवर के दर्शन कर सकेंगे। मानसरोवर पहले हम यहाँ से खोलने जा रहा है, क्योंकि पहले वहाँ पर उधर पूरा जाखन वहाँ पर बहुत चला है कि उधर उसमें वहाँ नेपाल से जाने के लिए वहाँ थोड़ा अच्छा नहीं हुआ है वहाँ पर। लेकिन सिक्किम में बहुत शांति है, यहाँ आतंकवादी नहीं है। बॉर्डर के सामने होते हुए भी यहाँ बहुत अच्छा शांति है। कैलाश मानसरोवर यात्रा हर साल 30 जून से शुरू होकर अगस्त तक चलती है। अब जबकि 5 साल बाद इस आध्यात्मिक सफर की शुरुआत होने जा रही है तो शिव भक्तों के लिए ये किसी सौगात से कम नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।